हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी हुई है। 182 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान कोच्चि एयरपोर्ट पहुंच गया। वंदे मातरम मिशन के तहत दुबई एयरपोर्ट से पहली उड़ान कल शाम रवाना हुई थी और देर रात कोच्चि एयरपोर्ट पहुंची है। 182 लोगों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है वंदे भारत। भारतीयों की वतन वापसी को लेकर एयरपोर्ट को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया, तैयार किया गया, बाकायदा सैनिटाइज किया गया पूरा का पूरा एयरपोर्ट। आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। एक और फ्लाइट है जो दुबई से अभी आनी है। यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर खुद भारतीय यात्रियों को एयरपोर्ट से विदा करने पहुंचे और कल ही हमने आपको अपने संवाददाता, अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के हवाले से रिपोर्ट दिखाई थी किस तरीके से एयरपोर्ट पर तैयारी की जा रही है। ऐसी किसी भी मिशन के लिए जिसमें बहुत सारे भारतीय जो विदेशों में फंसे हैं उनको वापस लाना होगा, तो किस तरीके से एयरपोर्ट की तैयारी हो गई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं उस फ्लाइट के भीतर की, जहां से इन यात्रियों को दुबई के रास्ते भारत लाया गया, कोच्चि लाया गया। 182 भारतीय हिंदुस्तान अपने वतन लौटे हैं। तकरीबन लॉकडाउन के बाद से लोग वहां फंसे हुए थे। भारत सरकार ने वंदे मातरम ऑपरेशन चलाया है। वंदे भारत ऑपरेशन चलाने के बाद इनको भारत वापस लाया गया। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये केबिन क्रूज भी देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई डॉक्टर खड़े हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स वाली पीपी किट्स पहनकर केबिन क्रूज को आप देख रहे हैं। तो बता दें आपको, इस पूरी यात्रा में एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी जो हवाई व्यवस्था है, हवाई यात्रा का जो पूरा एक सफर आज तक आपने तय किया है, आज से कैसे दुनिया भर में बदल जाएगा। ये तमाम लोग जो बुलाए गए, इस फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, दूर दूर बैठाया गया और लगातार उनके हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा था। तो देखिए, भारतीय जो विदेश में फंसे थे उनकी वतन वापसी की ये तस्वीरें हैं और कैबिन क्रू किस तरीके से चीयर कर रहा है, हिप हिप हुर्रे कह रहा है, वंदे मातरम कह रहा है, जय हिंद कह रहा है। ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से पूरी तैयारी के साथ इनको वापस लाया जा रहा है। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कोच्चि पहुंचे भारतीय, वो तस्वीरें। दूसरी तस्वीर भारतीय राजदूत जो दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे व्यवस्था देखने और भारतीयों की रवानगी से पहले, वो तस्वीर है। तो आप देखिए भारत सरकार किस तरह से मुस्तैद है। भारत के राजदूत यूएई में, भारत के राजदूत खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे व्यवस्था देखने के लिए। पवन कपूर भारतीय राजदूत जो कि दुबई में तैनात हैं, वो दुबई एयरपोर्ट पहुंचे जहां से भारतीयों का 182 दल का जत्था रवाना होने वाला था। सारे इंतजाम देखें। बहुत बड़े स्तर में यूएई में भारतीय कामगार जाते हैं, लाखों की तादाद में वहां भारतीय काम करने जाते हैं और इस मुश्किल घड़ी में कई दिनों से मदद की गुहार वो लगा रहे थे। मदद उनको मिली, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए प्लेन के अंदर पालन हो रहा है। यात्री दूर दूर बैठे हुए हैं और लगातार हाथ मल रहे हैं, यानी कि हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम कैबिन क्रू की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, ये बताता है कि पूरी तैयारी के साथ इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। जहां पर जो कैबिन क्रू है, जो सबके संपर्क में सीधे तौर पर आता है, वो पूरी तरीके से पीपीई किट्स में आपको दिखाई दे रहा है। शील्ड्स लगाई गई हैं फेस पर ताकि किसी भी तरीके के संक्रमण के खतरे को टाला जा सके। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन और इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि 14,000 भारतीय विदेश में है जिनको लाने की तैयारी सरकार ने की हुई है। और देखिए हम आपको बताते हैं किस किस देश से वापसी का इंतजार कर रहे हैं भारतीय। ये देखिए भारतीय रेस्क्यू टीम है जो भारतीय रेस्क्यू करा के लाए जाएंगे। 14,800 है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, कुवैत से, बहरीन से, कतर से, ओमान से, बांग्लादेश, मलेशिया और फिलीपींस। ये वो देश है जहां से इन भारतीयों को लाया जाएगा। और ये जो भारतीय हवाई यात्रा या हवाई सफर करके भारत पहुंचेंगे, वो मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के रास्ते उनको वापस लाया जाएगा अपने वतन। और सीधे ये फ्लाइट उन्हीं लोगों को उस शहर में ले जाके पहुंचाएगी जहां से इन लोगों को अपना सफर अपने गांव, नजदीकी गांव के लिए या शहर के लिए पूरा करना।
सुबह सुबह क्या शानदार ग्राफिक्स देखिए हमने आपके लिए तैयार किए हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ जाएंगे किन किन देशों से वतन वापसी होनी है, फिर ये लोग अपने किन किन शहरों में जाएंगे। एक और ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किया, हम चाहते हैं कि आप वो भी देखें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन है। यूएई से 2000 भारतीय आएंगे, सऊदी अरब से 1000 लोग वापस लाए जाएंगे। देखिए आगे आप कतर से 400 भारतीय वापस लेके आए जाएंगे। इसके अलावा बहरीन से 400 भारतीय। इसके अलावा आपको बता दें कि कुवैत से 1000 लोग वापस आएंगे। इसके अलावा ओमान से 450 भारतीय वापस लाए जाएंगे। तो खाड़ी देशों का पूरा एक सहयोग जिसके बाद ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। बांग्लादेश से 1400 लोगों को वापस लाया जाएगा। इसके अलावा वंदे भारत में 1250 लोग फिलीपीन से वापस लाए जाएंगे। सिंगापुर से 1250। इसके अलावा जान लीजिए मलेशिया से 1750 और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से 1750, अमेरिका से 2100। तो ये अलग अलग भारतीय जो अलग अलग देशों से भारत लाए जाएंगे। लेकिन फिर आपको बता दें कि एहतियात के साथ सबसे दिलचस्प ये है प्रतिमा के देखिए कोरोना काल ने कैसे चीजें बदल दी। केबिन क्रूज की ड्रेसेस एक चर्चा का विषय हुआ करती थी जब हम हवाई यात्रा करते थे, और आज भी उनकी ड्रेसेस ही चर्चा का विषय। देखिए सावधानी ही सुरक्षा, ये तो हम लगातार कह रहे थे, पर अब ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से एहतियात बरते जा रहे ताकि कोई रिस्क ना हो हमारे यात्रियों को भी और कैबिन क्रू को भी। खबर बताइए अगली खबर की तरफ। अगली खबर लॉकडाउन से जुड़ी हुई है। लॉकडाउन के बीच दुनिया के 12 अलग अलग देशों में भारतीय फंसे इन भारतीयों की वतन वापसी के लिए शुरू किए गए महाअभियान वंदे भारत के पहले चरण का आगाज हो चुका है और उसी की तस्वीरें अब आप देखने जा रहे हैं। इस कड़ी में मालदीव में फंसे भारतीयों का भी रेस्क्यू किया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु के नाम से। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के पहले चरण में आज कितने नागरिक लौटेंगे, किस तरीके से उनका रेस्क्यू किया गया है, ये सारी जानकारी देने के लिए हमने आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए और शेयर जरूर कीजिए। ये नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस जलश्व है। मालदीव के वेलेना बंदरगाह से भारतीय नागरिकों को लेकर लौट रहा है। ये तस्वीरें आईएनएस जलश्व के भीतर की हैं। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। मालदीव से लाए जा रहे भारतीय नागरिकों के लिए हर बुनियादी चीज इस नौसैनिक जहाज में मौजूद है, जैसे नहाने का साबुन, दवाइयाँ, बेडशीट और सोने का बिस्तर। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने वाले भारतीय नौसेना के इस अभियान का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। 2 नौसैनिक जहाजों को इस राहत ऑपरेशन में लगाया गया है। पहला जहाज है आईएनएस जलश्व, दूसरा जहाज है आईएनएस मगर। पहले चरण में आईएनएस जलश्व से करीब 750 भारतीय नागरिकों को लाया जा रहा है, जो आज माले से करीब 900 किलोमीटर का सफर तय कर कोच्चि बंदरगाह पहुंचेगा। यहाँ पर नागरिकों को उतारकर उनके राज्य या जिले तक पहुंचाया जाएगा। इस नौसैनिक जहाज में लाए जा रहे भारतीय नागरिकों से $40 यानी करीब 3026 रुपए का राहत सेवा शुल्क लिया गया है। आमतौर पर मालदीव से कोच्चि तक आने वाले लग्जरी क्रूज शिप का औसत किराया 32,000 रुपए प्रति व्यक्ति होता है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन समुद्र सेतु में नागरिकों से महज 3,000 रुपए के करीब लिए जा रहे हैं। शायद ये पहला मौका है जब भारतीय नौसैनिक पोत के सहारे किसी मुल्क से निकाले जा रहे लोगों को सेवा शुल्क चुकाना पड़ रहा हो। इन सब के बीच कोरोना से बुरी तरह प्रभावित मुंबई से बेहद चिंताजनक खबर आई है। क्या है ये खबर, ये भी जान लीजिए। दरअसल खबर ये है कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में एक साथ 77 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये बड़ा मामला है। एक जेल जिसके भीतर कैदी ही कोरोना के संक्रमण के दायरे में आ गए। कैदियों के अलावा 26 जेल कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। देखिए रिपोर्ट और शेयर कीजिए। ये मुंबई की आर्थर रोड जेल है, जिसे मुंबई की सबसे बड़ी और हाई प्रोफाइल जेल कहा जाता है। कोरोना की सबसे बुरी मार झेल रही मुंबई को एक और डरा देने वाली खबर अब इसी आर्थर जेल से मिली है। इस जेल की एक बैरक में 77 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जानकारी खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी है। उस जेल के एक बैरक में कोरोना का संक्रमण पाया गया। उस जेल के सभी कैदियों की और वहां पे तैनात सभी पुलिस लोगों की वहां पे मेडिकल जांच करवाई गई। उसमें 77 कैदी और 26 पुलिस कर्मचारी उसमें पॉजिटिव पाए गए। उनके आगे के इलाज के लिए उनको
सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। कुछ दिनों पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या आर्थर जेल में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार के निर्देश के बाद आर्थर रोड जेल के 200 सैंपल कलेक्ट किए गए। 200 सैंपल में से 103 सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए। जिन 77 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें अधिकतर अंडर ट्रायल कैदी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आंकड़ों से कोरोना के कहर को समझिए। मुंबई में अब तक कोरोना के 11,394 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना से मुंबई में अब तक 437 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 680 नए केस मिले हैं और 25 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। सरकार ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए कैदियों को मुंबई के जीटी अस्पताल में और सेंट जॉर्ज अस्पताल में सुरक्षा निगरानी के बीच शिफ्ट करने का फैसला किया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव जेल कर्मचारियों को भी अलग अलग अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के शुरुआती दिनों में ही आर्थर रोड जेल से 1100 कैदियों को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया था। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। ये सिचुएशन डराती है। पूरा हिंदुस्तान बस यही जानना चाहता है कि देश से कोरोना कब खत्म होगा। देखिए, यही सवाल एबीपी न्यूज भी लेकर आया। एबीपी न्यूज के संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने यह सवाल एम्स के निदेशक से पूछा है। देखिए मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, इसलिए इस खबर को हमने यही नाम दिया है, जून जुलाई में दिखेगा असली कोरोना। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की कही बात को ध्यान से सुनिए और सावधानी बरतिए। कोरोना कब खत्म होगा? देश के इस सबसे बड़े सवाल को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर के पास पहुंचे। एबीपी न्यूज के सवाल पर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने जो कहा वो सबको ध्यान से सुनना चाहिए। जानकारों का कहना है कि फिलहाल भारत में पीक आना बाकी है। आपका असेसमेंट क्या है, कब तक भारत में पीक एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, पीक तो आए गए। ये मॉडलिंग डेटा पे है। कई लोगों ने अपनी अपनी मॉडलिंग करी, इंडियन एक्सपर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जून जुलाई में पीक आ सकता है। कुछ लोगों ने इससे पहले भी कहा है, कुछ ने कहा कि अगस्त तक भी जा सकता है। तो ये तो मॉडलिंग डेटा पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट पीपल फील कि जून जुलाई तक हमारा पीक आ जाना चाहिए। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने जो कहा वो चिंताजनक है, क्योंकि देश में कोरोना के मामले 50,000 के पार हो चुके हैं। अब दूसरा सवाल ये था कि रणदीप गुलेरिया जून जुलाई की जिस अवधि की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या केस आते रहेंगे? इस सवाल पर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा, जरा सुनिए। कि इसके बाद भी माना जा रहा है कि केसेस आते रहेंगे, जीरो केसेस की उम्मीद फिलहाल नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है ये लंबी लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि जब पीक निकल जाएगा और केसेस कम हो जाएंगे तो कोरोना एकदम खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए चेंज हो जाएगा। चाहे हम सोशलाइजिंग की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, शॉपिंग मॉल्स की बात करें, सिनेमा हॉल्स की बात करें या ट्रैवल की बात करें, उसमें काफ़ी महीनों तक या साल तक भी हो सकता है कि चेंज हो जाए। रणदीप गुलेरिया जो कह रहे हैं उससे ये साफ है कि अभी कुछ महीनों तक सावधानी बेहद जरूरी होगी। सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही कोरोना के खतरे को बढ़ा सकती है। भारत में हर दिन कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और एक दिन में नए मरीजों के मामले में हम 10 देशों में 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। 6 मई के आंकड़ों की बात करें तो पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां एक दिन में 25,469 केस आए। ब्राजील में 11,896, रूस में 10,559, ब्रिटेन में 6,111, फ्रांस में 3,640, पेरू में 3,628 और भारत में एक दिन में 3,601 केस आए। इसके बाद स्पेन, तुर्की और ईरान का नंबर आता है। भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसे इस तरह भी समझिए कि शुरुआत के वक्त में कोरोना के 10,000 केस आने में 75 दिन लगे थे। उसके बाद अगले 23 दिनों में ही 40,000 नए केस आ गए। अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 पार कर चुका है। पिछले 3 दिनों में संक्रमण की रफ्तार सबसे तेज रही है। देश में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को आया था। 13 अप्रैल को यानी 75 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10,000 पहुंच गई। इसके बाद रफ्तार बढ़ी। उसके बाद 8 दिन में आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया। फिर अगले 7 दिनों में 28 अप्रैल को आंकड़ा 30,000 पार कर गया।
सिर्फ 5 दिनों में ही नंबर 30,000 से 40,000 पहुंच गए और 40 से 50,000 पहुंचने में तो सिर्फ 3 ही दिन लगे। गुरुदेव जी, भारत ने जिस समय लॉकडाउन शुरू किया 24 मार्च को, तब उस समय करीब 600 से कम केसेस थे। आज हम 50,000 से ज्यादा के आंकड़े पे खड़े हैं। इस ग्राफ को देखकर आप क्या कहेंगे? तो मैं इसमें 2 चीजें कहूंगा। एक चीज ये है कि अगर हम देखें कि जब हमारे पास 400 या 600 केसेस थे और आज के दिन पे, तो लॉकडाउन के कारण हमारे केसेस जो है वो इतने नहीं बढ़े जितने और देशों में बढ़े हैं जो उस समय हमारे साथ थे। तो इसलिए लॉकडाउन का इफेक्ट हुआ है। दूसरा ये है कि लॉकडाउन से हमें समय मिला है कि हम कई चीजें कर पाएं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, कोविड केयर फैसिलिटीज हो, कोविड हॉस्पिटल्स हो, कोविड आईसीयूज हो, ट्रेनिंग की बात हो, डायग्नोस्टिक्स की बात हो। हम 1000-2000 टेस्ट रोज कर रहे थे, अब हम 80-90 हजार टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि राहत की खबर ये है कि मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन संक्रमण का अनुपात वही है जो लॉकडाउन के पहले था। लेकिन एम्स के निदेशक के बयान के बाद साफ है कि पूरी सावधानी बरतिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली में शराब बिक्री के लिए दिल्ली सरकार ने अब टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है। मतलब घर बैठे हुए दारू की बुकिंग कीजिए। देखिए, शराब की कीमत 70% बढ़ाने के बाद भी दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही थी और इस भीड़ को काबू करने के लिए क्या किया गया? इसी भीड़ को काबू करने के लिए ये फैसला लिया गया। दिल्ली में ई टोकन से शराब के लिए आपको www.qtoken.in पर जाना होगा। वेब लिंक पर अपने सरकारी पहचान पत्र का नाम और पहचान पत्र का नंबर देना होगा। इसके बाद अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। अपने नजदीकी दुकान का नाम और पता भी आपको देना होगा। इसके बाद आपको ऐसा टोकन मिल जाएगा। शराब खरीदने का समय भी टोकन में लिखा होगा, मतलब तय वक्त पर आप शराब की दुकान पर जा सकते हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा। 1 घंटे में एक दुकान के 50 टोकन ही जारी किए जाएंगे। आपको लंबी लाइन से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक दूरी का पालन भी होगा। टोकन वालों की लाइन अलग होगी, बिना टोकन वालों की लाइन अलग होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में राजस्व के लिए सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हुए हैं। साइड इफेक्ट क्या है ये आप जानते हैं? देखिए, बहुत अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ लोग शराब खरीदने के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शराब पीकर हंगामा और मर्डर करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये क्या ग्राम समिति? कौन तुम हो? कौन है? हाँ, तुमको हो? हम किसान हैं। अपना गेहूं लेके आए हैं। जाओ तुम सामयिक सेवक भमरा का आप देख रहे हैं क्या हाल कर गए हैं। दारू पी के ये गाली गलौज करते हैं और किसी को नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं। तुम शराब पीकर हंगामा करने वाले ये महाशय मंडी प्रबंधक हैं। ये दारू पी के गाली गलौज कर रहे हैं, किसान वर्ग का काम अवरोध कर रहे हैं, सरकारी काम। एमपी के रीवा जिले के समरिया की गेहूं मंडी की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, लेकिन नशे में धुत राम सुमिरन साकेत ने मंडी में किसानों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज किया। अरे तुम जाके नाम क्या है? नाम क्या है? राजस्थान में सरकार ने शराब के ठेकों को खोलने की इजाजत दी, तो हाथ में लाठी लेकर महिलाएं ठेकों को बंद कराने पहुंच गई। तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर की हैं। इन महिलाओं की मांग है कि इलाके में शराब की दुकानें नहीं खोलेंगी। दारू पीते हैं और दंगा करते हैं, घर में लड़ाई और पैसे देते नहीं। हमें है कि बहुत परेशान है। ये मामला था, मेरे 3 बच्चा हैं, तीनों बच्चा दारू पीते हैं, 8 नाती पोता है, भूखे मरते हैं सब। शराब की दुकानों के बाहर महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें मदुरई के पायकारा इलाके की हैं। महिलाओं ने शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान के बारन जिले में शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त शराब पीने के लिए ही इकट्ठा हुए थे, जहां दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने पत्थर से पीट कर युवक की हत्या कर दी। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
देखिए, हम बाहर निकले तो हमने वो सारे सवाल पूछे जो आपके जहन में आते हैं, जो सवाल आप हमसे हमारे ट्विटर हैंडल्स पे पूछते हैं। तो ऐसे ही सवालों को लेकर हम पहुंचे देश की तीनों सेनाओं के सम्मिलित प्रमुख बिपिन रावत के पास। जनरल बिपिन रावत से हमने सवाल पूछे और आप ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। कोरोना संकट काल में सेना एक अहम रोल प्ले कर रही है और सेना कहां कहां क्या क्या काम कर रही है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनरल बिपिन रावत मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल साहब, शुरुआत से लेकर जब से भारतीयों को निकालने का काम भले ही हुआ हो, एयरफोर्स ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया। आज हम देख रहे हैं कि जलस माले पहुंचा हुआ है भारतीयों को निकालने के लिए। उसके अतिरिक्त सेना कहां कहां किस तरह से कोविड-19 के संकट काल में काम कर रही है? जब से ये संकट हमारे देश में आया तब से लगातार हमारी सेनाएं सरकार के साथ एकजुट होकर काम कर रही है। आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले इवैक्यूएशन हुए थे चीन से, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज गए थे। ईरान से भी हमारी हवाई सेना के जहाज़ों ने इवैक्यूएशन किया था। उसके साथ साथ हम लोग ने फिर कुछ इस तरह की सुविधाएं बनाई जिससे कि हमारे देशवासियों को सहायता मिल सके। क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए, हॉस्पिटल नियुक्त किए गए हैं जो कि कोविड से अफेक्टेड हमारे जो लोग हैं उनको सुविधा पहुंचाने के लिए, उनको सहायता देने के लिए। हमारे डॉक्टर्स अन्य इलाकों में तैनात हैं। नरेला में एक फैसिलिटी है जिसको हमारे डॉक्टर्स इस वक्त सहायता दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ एकजुट होकर। इसके अलावा हमने कुछ अपनी डॉक्टर्स की जो टुकड़ियां हैं अन्य देशों में भी भेजी है। सबसे पहले हमारी टुकड़ी मालदीव्स में गई थी, उन्होंने वहां उन्हें सहायता दी। उसके बाद हमसे कुवैत ने मदद मांगी थी, वहां भी हमारी एक मेडिकल टीम 2 हफ्ते के लिए डिप्लॉयड रही। उनको पूरा सहयोग, उनको पूरी जानकारी देने के बाद हमारी टीम लौटी है। इस वक्त हम लोग इस काम में लगातार जुटे हुए हैं और हमारे नेवी के जो शिप्स हैं वो इस वक्त माले की ओर गए हैं कुछ सुविधाएं देने के लिए। पहले भी सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ साथ इंडियन ओशन रीजन में कुछ अन्य देश भी हैं जिनको हम लगातार सहायता देते रहेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने एक इवैक्यूएशन प्लान का नक्शा जारी किया है, उसके तहत भी हमारी नेवी की जो शिप्स हैं उसमें मदद करेंगी। जनरल साहब, पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार से दुनिया के तमाम देशों ने मदद मांगी। हाइड्रोक्लोरोक्वीन मांगी, पैरासीटामोल मांगी। तो वायरस के खिलाफ भारत सरकार पूरी दुनिया में मदद कर रही है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वो टेरर वायरस फैला रहा है और कश्मीर को खासतौर पर टारगेट कर रहा है। तो इस वायरस को कैसे काबू करेंगे सर? इसका वैक्सीन कब आएगा? धीरे धीरे करके आएगा। ये कह देना कि ये सारी कार्रवाई ओवरनाइट हो जाएगी। आप देखिए, इस वक्त अगर सेना को सफलता मिल रही है, सेना के साथ जो अन्य फोर्सेस हैं उन सबको अगर सफलता मिल रही है, तो ये इसी कारण से मिल रही है कि धीरे धीरे कश्मीर की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, उसको समझ में आने लगा है कि इस वायलेंस से, इस टेररिज्म से उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। 370 और 35A हटाए जाने के बाद स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। और अगर इस तरह से वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर इस तरह का सहयोग मिलता रहा तो हमें लगता है कि हम टेररिज्म पर काबू पा सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि ओवरनाइट हम इस पर काबू पा लेंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि सीमा की पार से लगातार कोशिश रहेगी कि इसको उजागर करके रखें, इसको प्रोत्साहन देते रहें, इसको बढ़ाते रहें। कश्मीर का हिजबुल कमांडर मारा गया, तो उसके बाद वहां पर जो सीआरपीएफ के ट्रक थे, लोकल पुलिस के ट्रक थे, जो गाड़ियां थी, उन पर लोगों ने हमला कर दिया। ये कौन लोग हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, उनको बैकअप देते हैं, और ये लोग क्यों आते हैं? इनको लोभ क्या है जो खींच के लाता है? सबसे पहले तो
एक दो टेररिस्ट को प्रॉप अप किया जाता है लीडरशिप के नाम पे। जैसे आप जानते हैं पहले बुरहान वानी को प्रॉप अप किया गया था, उसकी एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई जाती है। ये इमेज कैसे बनाई जाती है, इस पर कुछ कार्रवाई की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, वो दहशत फैलाता है, उससे लोगों को डर बैठता है, फिर उस तरह से धीरे धीरे करके उसकी इमेज फैलाई जाती है। हाँ, कुछ ऐसा होता है किसी किसी लोग को वो मदद भी कर देता है, कुछ पैसे होते हैं उसके पास, किसी गरीब व्यक्ति को जाके मदद कर देता है, तो एक वो ऐसे रॉबिन हुड टाइप इमेज बनाने की कोशिश करता है, सिर्फ अपना दहशत और टेररिज्म का मकसद आगे करने के लिए। और यही कार्रवाई नाइको भी कर रहा था। लेकिन फिर भी देखिए लोग उसके जनाजे में क्यों निकलते हैं, इसके लिए क्यों निकलते हैं? एक तो भय, क्योंकि अगर आप इसके जनाजे में नहीं आओगे तो कुछ टेररिस्ट के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं ये घरों में जाकर उनको चेतावनी देते हैं, मैसेजेस निकलते हैं कि आप लोग ने इनके जनाजे में निकलना है। वो इसलिए कि उसकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज है वो बनी रहे, ताकि पाकिस्तान की ओर से जब अगला लीडरशिप इसकी जगह लेने के लिए आएगा, फिर उसकी लार्जर देन इमेज कैसे बनेगी, उसकी इमेज इस तरह से बनेगी, क्योंकि इस तरह की जब कार्रवाई की जाती है तो उस तरह से एक आधा कोई टेररिस्ट प्रोत्साहित होता है कि शायद मैं भी अगर लीडरशिप रोल लूंगा तो मेरी भी इस तरह की इज्जत होगी। इज्जत क्या होगी, वो सोचता है मेरी इज्जत होगी, लेकिन टेररिज्म में भी हाँ, अगर लोग सोचते हैं कि टेररिस्ट बनने के बावजूद भी आप अगर सोचते हैं मैं इज्जत की जिंदगी जी सकता हूँ, तो ये तो उनका अपना सोच विचार है। मैं नहीं सोचता कि कोई भी आदमी, कोई भी देशवासी, कोई भी संगठन किसी टेररिस्ट को इज्जत के नजरिए से देखती है। कोई भी संगठन और कोई भी देशवासी इज्जत के नजरिए से नहीं देखता, और अगर टेररिस्ट बनता है तो फिर उसके लिए सेना है और जनरल साहब है, मजा चखा देते हैं। जनरल साहब, एक सवाल है, हर साल बर्फबारी से पहले, बर्फबारी के बाद खबरें आती हैं कि लॉन्च पैड पे आतंकी हैं और वो भारत में घुसने की फिराक में हैं। इस बार भी खबरें आ रही हैं, तो अगर ये लॉन्च पैड आइडेंटिफाइड हैं तो क्या फिर से भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर सकता है कभी भी? देखिए, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दायरे में आता है, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि उनमें कार्रवाई करने की वो सक्षम है, उनके प्लान्स बने हुए हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी कि फिजिकल कार्रवाई करनी है, जिस तरह हमने आर्टिलरी द्वारा भी इस पर कार्रवाई करी है, हमें सफलता प्राप्त हुई है। आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम इनके जो फॉरवर्ड लॉन्च पैड्स हैं उनको नष्ट कर सकते हैं, और हम करने में सफल भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। हंदवाड़ा में हमारे सैनिक शहीद हो गए और बहुत दुख हुआ, पूरा देश सदमे में था। उसके तुरंत बाद पुलवामा में जबरदस्त कार्रवाई हुई। क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? ढूंढ ढूंढ के शिकार मारे जाएंगे? कोशिश तो सदा यही रहती है कि सबसे पहले टेररिस्ट लीडरशिप का खात्मा किया जाए। इसलिए टेररिस्ट लीडरशिप जो होती है वो हमेशा प्रायोरिटी 1 टारगेट मानी जाती है। इसलिए लीडरशिप को खात्मा करने की जो हमारी कार्रवाई है, ये मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पर पूरी तरह से जोर देती रहेगी। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जनरल बिपिन रावत थे, जिनका कहना है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सेना डे 1 से साथ खड़ी हुई है, भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही है, चाहे चीन से लोगों को निकालने का काम हो या फिर अभी दूसरे चरण का ऑपरेशन हो जिसमें विदेशों से लोगों को लाने का काम हो। हाँ, आतंकियों के मसले पर कह रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटी हमेशा से जो आतंकियों के नेता हैं उनके खात्मे की है, और भरोसे के साथ भरोसा दिला रहे हैं कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली। अब एक और अहम खबर, 25 मार्च से 7 मई 2020 के बीच के 42 दिन भारतीय पुलिस का इतिहास बदलने वाले साबित हुए हैं। अब हम आपको एक ऐसी ही रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में क्या है जो नोएडा पुलिस कर रही है आजकल, उससे ये जुड़ी हुई रिपोर्ट है। नोएडा पुलिस से ताल्लुक रखती इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। जितनी शानदार ये रिपोर्ट है उतना ही जानदार इसका नाम है। देखिए, थाने से ज्यादा खाने की कॉल। 42 दिन, जी हां, 42 दिन में अपराध रोकने वाली पुलिस घरेलू सुविधा देने वाली मित्र में तब्दील हो गई है। देखिए रिपोर्ट और महसूस कीजिए समाज पर कोरोना के असर को। नमस्कार 112 जी, बताएं क्या परेशानी है?
जी आपके पास खाना नहीं है? पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100, महिला सुरक्षा नंबर 1090। अब तक इन नंबरों पर पुलिस को मारपीट, लूटमार, उत्पीड़न, चोरी की वारदात की शिकायतों के फोन आते थे, लेकिन 25 मार्च से शुरू हुए कोरोना लॉकडाउन के बाद से आने वाली शिकायतों का चेहरा ही बदल गया है। ऐसा हमारा नहीं, खुद यूपी पुलिस का कहना है। यूपी पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर में 112 नंबर पर मदद के लिए आए फोन कॉल्स का आंकड़ा पेश किया है। अकेले गौतम बुद्ध नगर में 70,000 लोगों ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर मदद मांगी, जिनमें से 80% कॉल्स सिर्फ खाने और राशन की मदद के लिए की गई थी। यूपी पुलिस की तरफ से जारी इन आंकड़ों को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 70,000 लोगों ने एक महीने में पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया। इसमें से 50,000 फोन कॉल्स खाने और राशन की मदद के लिए किए गए। 400 कॉल पुलिस के पास दवाई के लिए आई, जबकि 300 कॉल्स महिलाओं की थी बच्चों के दूध के लिए। आंकड़े तो कम से कम यही कह रहे हैं कि अब तक अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने वाले सबसे बड़े मददगार के तौर पर सामने आई है। गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल डीसीपी ने माना कि मजदूरों और गरीबों ने सबसे ज्यादा फोन कर पुलिस से खाने और राशन की मांग की। 3 हेल्पलाइन नंबर्स हमारे लगातार चल रहे थे और उसके साथ ही साथ जैसा कि आप सब जानते हैं 112 का जो हमारा नंबर है बहुत पॉपुलर है और किसी भी चीज़ के लिए आप 112 डायल कर सकते हैं। तो ये जो 3 नंबर वो और हमारा जो 112 है, ये चारों नंबर पे लगातार कॉल्स आए, बहुत सारे कॉल्स आए। उसमें मुख्य रूप से जो कॉल्स हम लोगों के पास आ रहे थे उस समय, जो हमारे यहाँ जो माइग्रेंट वर्कर्स का क्लास है वो लोग फूड्स के लिए ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। यहाँ आपको एक और अहम बात जाननी चाहिए कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले फोन कॉल्स की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। यानी जरूरत में फंसे हर शख्स ने मदद के लिए पुलिस को ही पहली प्राथमिकता बनाया। लॉकडाउन से पहले हेल्पलाइन नंबर पर रोजाना लगभग 500 कॉल आती थी, अब ये बढ़कर लगभग 2000 हो गई। लॉकडाउन में जब पूरा देश घरों के अंदर बंद है, तब पुलिसकर्मी ही हैं जो घर घर जाकर लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मुहैया करा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पुलिस को अपनी रूटीन ड्यूटी से राहत मिली है। लॉकडाउन में हुए अपराध और झगड़ों की शिकायतें भी हेल्पलाइन में दर्ज हो रही हैं। इस दौरान पति पत्नी के आपसी झगड़ों की 300 कॉल हेल्पलाइन पर रजिस्टर की गई। लूट की 50 कॉल्स आई, चोरी की 10 शिकायतें आई, महिला उत्पीड़न की 70 शिकायतें आई और आपसी विवाद की 4 शिकायतें पुलिस के पास हेल्पलाइन नंबर 112 यानी 112 के जरिए पहुंची है। पुलिस की तरफ से जारी किए गए 112 पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर लगातार मदद के लिए फोन आ रहे हैं, जिनको निपटाने के लिए पुलिस पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। लेकिन ये बात काबिले गौर है कि कोरोना ने कैसे पुलिस के चरित्र को बदल दिया है। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं देश और दुनिया में कोरोना का कहर किस तरह से है। और देखिए हम आपको नक्शे के जरिए बताएंगे कि पूरी दुनिया में कोरोना ने किस तरह से अपना संक्रमण का जाल फैला रखा है। आपके सामने ये देखिए दुनिया का नक्शा है और सबसे पहले आपको अमेरिका ले चलते हैं। यहाँ पर 12,91,721 मरीज हैं और 79,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,56,855 मरीज स्पेन में है, 26,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इटली में 2,15,858 मरीज हैं और 29,958 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,74,791 मरीज हैं, 25,987 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 1,69,430 मरीज हैं और 7,000 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में 2,67,115 मरीज हैं और 30,615 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में अब तक कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो गया है। 75,000 के पार ये संख्या पहुंच गई है। अब तक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 76,928 अब ऑल टोटल हो चुकी है। यानी करीब 13 लाख लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हैं। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की हालत बदतर होती हुई
तो देखिए सबसे बुरे हालात, सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है तो वो अमेरिका है। अमेरिका में 13 लाख के आसपास मरीज हैं और 75,000 को पार कर गया है अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। बड़ी खबर इस लिहाज से भी डराती है कि वहां ठीक हुए मरीजों और मरने वाले मरीजों के आंकड़े में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। आपको याद दिला दें, 1 महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हमारे देश में अगर 1 लाख के आसपास हम मरने वालों की संख्या रोक पाए तो यह हमारे लिए उपलब्धि होगी। नमस्ते भारत में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देते हैं कि देखिए, हम फटाफट खबरें बिल्कुल नहीं दिखाते, खबरों को विस्तार से दिखाते हैं ताकि खबरों को लेकर आपकी जानकारी दुरुस्त रहे और ये खबरें आपकी ताकत बने। यूपी के आगरा से एक बहुत ही मार्मिक खबर सामने आई है। बहू की लाश घर के बाहर रखी रही पर कोई भी उसे देखने नहीं आ सका। देखिए ये बेहद ही मार्मिक खबर है। महिला यूपी पुलिस में सिपाही थी। 5 दिन पहले उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसके बाद क्या हुआ ये रिपोर्ट देखिए। एक घर के अंदर कुछ लोग रो रहे हैं। घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है। गाड़ी में महिला का शव है पर त्रासदी देखिए, कोई घर के भीतर से शव को देखने भी नहीं निकल सका। कानपुर से वो आई थी और क्योंकि यहाँ उनकी बेबी डिलीवरी हुई थी और इसके अलावा भी हमारे जो एसएन मेडिकल कॉलेज में 5 जो सीजरियन ऑपरेशन हुआ है उसमें जो पॉजिटिव महिलाएं थी उनके कोई भी बच्चा जो है पॉजिटिव नहीं पाया गया है। और जो इनके मेंबर्स की थी आज आरटी टीम वहां पहुंच करके उनके मोबाइल में मेडिकल यूनिट हमारी पहुंच गई है, उनका सैंपल करा रहे हैं। सर प्रेगनेंसी टाइम था इनका। अच्छा। और 2 तारीख को डिलीवरी हुई थी और आज उससे पहले इनके कल इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे दिल्ली हॉस्पिटल में। अच्छा। इनकी रिपोर्ट कब पॉजिटिव आई? सर रिपोर्ट तो अभी भी नहीं मिली हमें, मतलब कॉल आई थी फोन पर तो बताया कि 2 तारीख को जो वो हुआ था इनका टेस्ट हुआ था तो वो कोविड पॉजिटिव आया। अच्छा, बच्चे की तबीयत कैसी है? बच्चे की तो सही है तबीयत। बच्चे की तबीयत सही है। बच्चा स्वस्थ है। प्रशासन ने महिला का अंतिम संस्कार करवा दिया है। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच राशन वितरण को लेकर केजरीवाल सरकार ने कई दावे किए हैं। और कई सारे जो दावों की बात हो रही है उसमें सबसे बड़ा दावा क्या है? सबसे बड़ा दावा है दिल्ली में रह रहे करीब 2 करोड़ 50 लाख लोगों में से 1 करोड़ लोगों का पेट भरने का, यानी उन्हें राशन देने का। और इस दावे में क्या हुआ, इस दावे की पड़ताल जरूरी है। इसलिए हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने दिल्ली में राशन की दुकानों पर जाकर वादों दावों की हकीकत जानी और आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की। जरूर देखिए और शेयर कीजिए। दावा नंबर 1, राशन कार्ड धारकों को दोगुना मुफ्त राशन। दावा नंबर 2, बिना राशन कार्ड वालों को ई कूपन से राशन। लॉकडाउन में लोगों को राशन देने को लेकर ये दावे हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार के, लेकिन इन दावों का सच क्या है, इसकी पड़ताल की एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने। करीब 71 लाख लोग यहाँ दिल्ली में जो राशन कार्ड धारक हैं, इसके अलावा करीब 30 लाख लोग और जिनके पास कार्ड नहीं है। तो सरकार का दावा है कि करीब ऐसे 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का इंतजाम इस समय सरकार कर ली है। इस दावे की पड़ताल के लिए अंजलि सिंह पहुंची दिल्ली के मंगोलपुरी में मौजूद एक राशन दुकान पर। कच्चे राशन की एक जो FPS राशन की जो दुकान है उस शॉप पर हम मौजूद हैं। दिल्ली का मंगोलपुरी ये इलाका है। यहाँ राशन लेने के लिए लोगों की लंबी कतार थी। इन लोगों से बात करने पर राशन वितरण के सिस्टम की कमियां सामने आ गई। आप लोगों को क्या राशन मिल पा रहा है यहाँ पे? हाँ, राशन तो दे रहे हैं मैडम, 5-5 बजे से लग रहे हैं आकर के सवेरे। सुबह पर्ची बांटते हैं, उसके बाद 11 बजे दोबारा बुलाते हैं, फिर दोबारा लाइन लगाओ। अगर आपका 34 नंबर है, जब 50-100 पे लोगों बाद में, ये 34 नंबर दिया हुआ है, अभी मेरा नंबर देखो आया ही नहीं है। कितना राशन आप लोग को अभी मिल रहा है? मिलने के बाद पता चलेगा ना कितना देते हैं। राशन लेने की दिक्कतों के बीच एक सकारात्मक बात दिखी। एक किट दिल्ली सरकार की ओर से जारी की गई है जिसमें 10 किलो राशन के साथ ये किट अलग से लोगों को दी जा रही है, जिसमें कि साबुन, तेल, नमक, इस तरह की और चीजें हैं जो रोजाना के खाने में इस्तेमाल होती हैं। मन में सवाल आया कि ये राशन वितरण कैसे होता है, तो राशन की दुकान के मालिक से सवाल कर लिया। बिना कार्ड वालों को नहीं देते, हम राशन कार्ड वालों को ही देते हैं। सुबह पार्क में टोकन बांटते हैं, उसके बाद 9:30 बजे 10 बजे मैं यहाँ चालू करता हूँ और टोकन लेकर यूं ही सुबह से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये दरअसल जो लाइन आपको लगी हुई है यही बताएगी कि किस तरह से अभी जो राशन बांटने की पूरी प्रक्रिया, लोगों को पहले कूपन बांटे जाते हैं, उसके बाद कूपन लेकर लोग अपने हिस्से का राशन लेने पहुंचते हैं। हमारी संवाददाता अंजलि सिंह की पड़ताल में
10 किलो राशन देने का दावा सही साबित हुआ। जो दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी कि 10 किलो राशन इस महीने से दिया जाएगा, तो वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। 10 किलो राशन यहाँ लोगों को दिया जा रहा है, उसके साथ ही एक किट भी अलग से दी जाती है। केजरीवाल सरकार का दूसरा दावा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें ई कूपन के जरिए राशन दिया जा रहा है। इस दावे की भी अंजलि सिंह ने पड़ताल की। जिनके पास राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है उनको ई कूपन इस तरह से जारी करके राशन दिया जाता है। ये ई कूपन के जरिए राशन लेने आए लोगों की लाइन है। धूप ज्यादा है इसलिए अपने नंबर वाली जगह पर सामान रखकर छांव में बैठे हैं। धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो लोग अपना नंबर यानी अपनी जगह पर अपना सामान छोड़कर और इस तरह से किनारे पर खड़े हो गए हैं। अंदर स्कूल में राशन बांटने का काम चल रहा है। राशन के लिए इतनी मारामारी है कि कुछ लोग तो सुबह 3 बजे से ही लाइन में लगे हैं। लोग 4 बजे से 2 बजे से रात में ही 2 बजे लग जाते हैं, 3 बजे 4 बजे से। तो कुछ लोगों को 50 या 100 लोगों को जो है खाना ये राशन जो है दे दिया जाता है बिना टोकन के, और 100 टोकन जो है बाद में फिर बांट दिए जाते हैं। इसी लाइन में लगे एक बुजुर्ग से जब अंजलि सिंह ने बात की तो अव्यवस्था की तस्वीर सामने आ गई। 5 दिन हो गए बेटे, 5 दिन से चक्कर काट काट के आते हैं, फिर आधा भगा देते हैं कि जब खत्म हो गया जाओ। बेटे वहाँ से आते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, वो फिर कहते हैं खत्म हो गया जाओ, टोकन नहीं है चले जाओ, और फिर चले जाते। अब झगड़ा करने से क्या फायदा। जो सिस्टम है वो किस तरह से फ्लॉड है कि सही समय पर जानकारी नहीं मिलती है, या लोगों को उतने जितने लोगों को रजिस्टर कराया गया है उतने लोगों का राशन उस जगह पर नहीं पहुंच पाता है। तो कई लोग हैं जो 4-5 दिन से वापस भी लौट रहे हैं। पड़ताल में ई कूपन के जरिए राशन मिलने की बात तो सही साबित हुई, मगर राशन वितरण का सिस्टम लचर दिखा। तो दिल्ली में राशन वितरण पर आंख खोलने वाली रिपोर्ट हमारी सहयोगी अंजलि सिंह की थी, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। अंजलि का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी एक और रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, बहुत अहम रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने जिन 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में दोगुना राशन देने का वादा किया है, उन्हीं 1 करोड़ लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करने का भी वादा किया था। वायदों का क्या हुआ, इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। तो क्या सरकार अपना वादा पूरा कर रही है? 1 करोड़ लोगों को समय से 3 वक्त का खाना मिल रहा है? इसी की पड़ताल करने के लिए तो अंजलि जमीन पर उतरी थी। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने दिल्ली के एक स्कूल में पहुंचकर पड़ताल की। उनकी इस पड़ताल में हमने क्या पाया, देखिए, समझिए और यकीन मानिए, शेयर जरूर करिए। दिल्ली सरकार की ओर से उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कराई जा रही है जिनके पास खाने की दिक्कत है। खास तौर पर जो पका हुआ खाना है वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में लोगों को बांटा जाता है। और हर शिफ्ट से पहले ये जो स्कूलों के बाहर इस समय ये लंबी कतार जो आप देख रहे हैं, जो अब अंदर जाना शुरू हुई है, खाना बंटने का यहाँ पर समय शुरू हुआ है। सुबह के वक्त का खाना है उसको लेने के लिए भी लोग पहले से ही लाइन लगाते हैं। शाम के वक्त के खाने के लिए भी इसी तरह से लंबी लाइन लगती है। और यहाँ पर तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, बाकी जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराना होती है। अंदर भी एक एक करके लोग जो हैं उनको लाइन में खड़ा किया जाता है और उसके बाद खाना बांटने का ये काम शुरू किया जाता है। यहाँ के तमाम कर्मचारी ये व्यवस्था जो है इसको देखते हैं। कब आते हैं आप खाना लेने के लिए? कितनी देर पहले से आके नंबर लगाते हैं? 4 बजे आए सर। कितने बजे से आप लोग लाइन में लगते हैं? 3 बजे आया हूँ मैं। 3 बजे। ये खाने के लिए कितने बजे आते हैं? 10 बजे। खाना आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर? हाँ मिलता है। जहाँ तक बात करें खाना मुहैया होने की, तो ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर इलाकों में इसी तरह से खाना जो है वो लोगों तक अभी पहुँचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। उम्मीद है कि अंजलि सिंह की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल की आंखें खुलेंगी। और हमारे साथ अंजलि जुड़ गई है सीधे पॉइंट ग्राउंड जीरो से। अंजलि, जब आपने ये रिपोर्ट की उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनको राशन समय पे नहीं मिल रहा था, अनाज समय पे नहीं मिल रहा था। बड़ी वजह क्या थी? क्या राशन की कमी है, सरकार ने राशन दुकानों पर सही समय पे मुहैया नहीं कराया है, या ये सिर्फ दुकानदार की नालायकी है?
जी देखिए, कहीं ना कहीं योजनाओं का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन जब उनको ग्राउंड पर लेकर आने की बात होती है, जमीनी तौर पर उनको उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात होती है, तो सिस्टम में कमियां हमेशा ही नजर आती हैं। और यही दिल्ली में भी है कि जो पूरी प्रक्रिया है, ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया, लेकिन उसके बाद लोगों तक राशन पहुंचने में समय लगता है। जैसा कि ई कूपन से राशन बांटने की बात है, तो इसमें लोगों को ट्रैक करना मुश्किल होता है, और लोग जो ई कूपन के जरिए अप्लाई करते हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा है। और जिस जगह पर हम पहुंचे वहां पर राशन पहुंचता है, लेकिन लोगों तक बांटते बांटते तक खत्म हो जाता है। इसलिए एक बुजुर्ग ने हमें बताया कि उन्हें 5 दिन लग गए, किसी को 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए। तो ये जो गैप है ये लोगों पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि 3-4 दिन तक अगर खाने पीने के लिए नहीं होगा कुछ पास में तो काफी मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली से अंजलि की रिपोर्ट लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं दिल्ली आप संघर्ष करो, अंजलि सिंह आपके साथ है। ब्रेक के पहले हमने अंजलि सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाई थी, उनकी एक और रिपोर्ट आप देखिए, समझिए दिल्ली में पलायन के पीछे की हकीकत क्या है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला आखिर क्यों नहीं थम रहा? इस सवाल का जवाब ढूंढने एबीपी न्यूज संवाददाता निकल पड़ी दिल्ली की सड़कों पर, और इसी बीच रास्ते में कुछ मजदूर पैदल चलते दिखे। दिल्ली की सड़कों पर पलायन पार्ट 2 आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोबारा से लोग जो हैं वो दरअसल निकले हैं अपने गाँव को जाने के लिए, लेकिन इन मजदूरों को आगे नहीं जाने दिया गया। ये कुछ लोग हैं जो यहाँ से निकले तो थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इनको रोक लिया है। इनमें से कोई बिहार का रहने वाला है, कोई मध्य प्रदेश का, तो कोई उत्तर प्रदेश का है। सभी अपने अपने राज्य के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। कहाँ जा रहे थे आप? शिवहर जिला, बिहार। बिहार जा रहे हैं। क्या नाम है? हीराबाई। कहाँ जा रही हैं? एमपी जाना है। तो यहाँ से क्या पैदल जा रही थी इसको लेकर? और क्या करती, उधर न लाइट मच्छर से चिपते हैं। मध्य प्रदेश की रहने वाली हीराबाई बच्चे को गोद में लेकर पैदल चल पड़ी है। देखिए बच्चा इतनी गर्मी में ऐसे ही रो रहा है, तो आप लेकर जाते पैदल? क्या करती, तो ले जाती, धीरे धीरे चली जाती आराम से। हमने दूसरे मजदूरों से भी जानने की कोशिश की, आखिर वो सरकारी मदद मिलने तक रुक क्यों नहीं जाते। तो सुनिए कैसे मन में दबा आक्रोश बाहर निकल आया। ये कौन सा नियम है सरकार का? अमेरिका से, जापान से, हर जगह से आदमी आएगा, लेकिन इंडिया में फंसा हुआ, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। क्या करे, नहीं खाने के लिए है, न रूम मालिक अलग पैसे के लिए कह रहा है कि 2 महीना हो गया, 1 महीना कम से कम दो पैसे। दूसरे से पैसे ले लेके खा लिए, और पैसे मांग रहा है, अब कहाँ से देंगे? रूम मालिक कैसे पैसा मांग रहा है, अभी पैसे नहीं है। इंतजाम तो कर रही है सरकार, वो कर रहा है, जा रहा है लाइन में लगने के लिए, तो 2 घंटे से लाइन में लगे हुए रहता है आदमी सब। ये कृपाल है, अपनी बच्ची को सीने से बांधकर पैदल ही मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़े। जब अंजलि सिंह ने इनसे बात की तो दर्द जुबां पर आ गया और फिर आंखों से छलक उठा। सर क्या करें, निकलते निकलते अपनी आंसू भी पीते जाती। ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। पिताजी बारे वो भी घर से फोन लगा रहा है भैया ने, क्या करें, वो भी अकेला, कोई सहारा नहीं है, हम ही है उसका सहारा। कृपाल जैसे कई मजदूर हैं, उनकी दर्द भरी कहानियां हैं। कृपाल को सुनकर लगा भूख और गरीबी एक इंसान को कितना मजबूर बना देती है। एक पिता की मजबूरी है ये। अब आप इनको क्या नियम कानून बताएंगे, क्या सोशल डिस्टेंसिंग समझाएंगे? 1 महीने से बोल रहे हैं पिताजी आ जाओ भाई, मेरी भी तबीयत खराब है, क्या बताएं। अब यहाँ से इसका 3 मई का था, चलो भाई पिताजी को तसल्ली दिया, अरे पिताजी 3 मई को खुलेगा, वो भी बढ़ा दिया 17 दिन। हम भी यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएंगे वहाँ पे हमारे पिताजी। लेकिन सवाल ये है कि इन मजदूरों को घर भेजने में इतनी देर क्यों हो रही है? आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की कुल आबादी में 40% लोग प्रवासी हैं। दिल्ली में फैक्ट्री में काम करने वाला हर 10 में से 8 मजदूर प्रवासी है। प्रवासी मजदूर बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल के हैं। इसलिए दिल्ली सरकार की चिंता ये है कि अगर सभी मजदूर वापस अपने अपने राज्य चले गए तो लॉकडाउन के बाद दिल्ली का क्या होगा? आपके एक और पसंदीदा सेगमेंट अच्छा सुनो घर पर रहो का वक्त हो चला है। रेडियो और टेलीविजन का मिलन होता है। आज हमारे साथ औरंगाबाद से आपकी पसंदीदा आज प्रेषित लाइव जुड़ चुके हैं। अ वेरी वार्म वेलकम प्रेषित, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन में काम?
बहुत बढ़िया काम चल रहा है और पहली बार जिंदगी के बहुत सारे मायने जो है वो भी पता चले हैं कि घर पे रहने के बाद क्या क्या काम करने पड़ते हैं। मुझे पहली बार ये भी बात पता चली है कि आप जब झाड़ू लगाते हो घर में तो दर्द कितना होता है, ये पहली बार पता चला है मुझे। तो आप क्या क्या काम कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी की क्या क्या सेवा कर रहे हैं, खुल के बताइए ना। जी खुल के बताता हूँ कि मैं खाना बहुत अच्छा पका लेता हूँ, तो बहुत सारी नई रेसिपी जो है वो इस बार मैंने ट्राई कर ली है और यखनी जो ग्रेवी होती है वो पहली बार ट्राई की है और घर वालों को वो पसंद भी आई, ये सबसे अच्छी बात है। जी प्रेक्षित, इसके अलावा औरंगाबाद की स्थिति अगर कोरोना को लेकर हम बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि इस सेगमेंट में हम अच्छी बात करें, पॉजिटिव सेंटिमेंट लोगों के बीच लेकर आए सुबह सुबह। नमस्ते भारत के जरिए पूरा देश आपको आज देख रहा है, तो उनकी सुबह खुशहाल कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए। वीकेंड भी शुरू हो रहा है आज के बाद। तो जी मैं आपको बता दूं कि मेरा जो शहर है, शहर है औरंगाबाद, ये जाना जाता है इसकी गजलों के लिए, क्योंकि आलम दुनिया की पहली गजल जो है वो औरंगाबाद में लिखी गई थी। तो मैं चाहता हूं कि, और ये जानता भी हूं कि औरंगाबाद में हर शख्स जो है वो कम से कम थोड़ी बहुत तो शायरी कर ही लेता है। तो मैं चाहूंगा कि आज औरंगाबाद के बारे में आपके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करूं। एक शेर मैं आपके पेशे खिदमत करता हूं। इरशाद। कि दरवाजे हैं बहुत, जी बहुत बहुत शुक्रिया। 52 दरवाजों का शहर है, दरवाजे हैं बहुत, हवाएं आती जाती रहती हैं, खुशी के गम के झूले झूलती हैं, बसती हैं कुछ यहीं पे, यहीं की हो जाती हैं। ये शहर है अमन का, वली दखनी सिराज बशर का, यहाँ हर गली गजल गुनगुनाती है। ये औरंगाबाद है, यहाँ हर गली गजल है, खुद अपनी गजल गुनगुनाती है।